नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या दिल्ली के जाम ने इस शहर को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया? ये सवाल आज उन तस्वीरों की वजह से जो इस वक्त आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देखें, पर हम ये भी सवाल कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों? दिल्ली को अगर किसी भी वजह से पानी पानी होना पड़ता है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जाए, इसके लिए यहाँ के लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए, या फिर उस इच्छा शक्ति को दोषी ठहराया जाए जो दिल्ली की बेहतरी के लिए कहीं दिखाई नहीं पड़ी। आज सुबह दिल्ली में करीब 63 mm बारिश हुई, जबकि दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता इतनी है कि वो 1 घंटे में 25 मिलीमीटर बारिश ही बर्दाश्त कर सकते। नतीजा ये हुआ कि आज कई जगह दिल्ली की सड़कें तालाब बन गई, कहीं बस फंस गई, कहीं कारें बेबस हो गई, और कई जगह बच्चे झील बन चुकी सड़कों में बसों के ऊपर से छलांग लगाते नजर आए। और रही सही कसर पूरी कर दी अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने, जो जाम की वजह से आईआईटी के एक प्रोग्राम में देर से पहुंचे और वहां पहुंचते ही लड़कों से पूछा, आप लोग मुझसे पहले कैसे आ गए? बोट में बैठकर आए हैं क्या? हमें नहीं पता कि जॉन कैरी के तंज पर हमारे देश के नेताओं को कितना रंज होगा, लेकिन एक बात तय है कि आज बारिश ने राजधानी दिल्ली में आपातकाल लगा दिया। और इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या वाकई दिल्ली आज जाम में बदनाम हो गई? You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or amphibious vehicles of some kind, but I salute you. अमेरिका के अंदर तो इससे बड़े बड़े सैलाब आ जाते हैं, तो वो भारत के अंदर आ गया तो उनका सटायर हो सकता है। और जाहिर है कि ये सिचुएशन तो दुनिया के हर मुल्क में कभी ना कभी कहीं ना कहीं लोगों को फेस करना पड़ती है। जॉन कैरी साहब ने जो कहा वो लड़कों के साथ एक मजाकी तौर पे कहा। भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी जो है रोजाना एक दूसरे पे तंज कसती है। विकास करने की बात करते हैं आपसे लेके भारतीय जनता पार्टी। क्या विकास का मतलब है पानी घरों तक आ जाएगा? वो तो भला हो वाजपेयी जी के समय में मेट्रो की एक शुरुआत हुई और आज दिल्ली में कुछ सांस लेने लायक स्थिति है। अगर वो ना होती तो और भयावह स्थिति होती। Since you all were stuck in, or some of you are stuck in traffic jam. When I asked to start from my place, thereafter I stuck in the traffic jam, and hence this delay. 500 से ऊपर पंप लगाए गए हैं, सब जगह पानी निकाला जा रहा है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम प्लान्ड ही नहीं है और हैवी रेन के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या जाम ने दिल्ली को दुनिया में बदनाम कर दिया? दूसरा सवाल, ऐसा क्यों हुआ कि बारिश में दिल्ली में नाव की सवारी की नौबत आ गई? तीसरा सवाल, दिल्ली के जाम के बारे में यह कहना कितना सही है कि दिल्ली वाले ही दिल्ली को पानी पानी करते हैं? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, बारिश की वजह से दिल्ली में आपातकाल के हालात कब तक और क्यों? तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ बात करने के लिए 4 खास मेहमान इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हारून यूसुफ हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं दिल्ली सरकार के। परवेज आलम हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीबीसी के साथ लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। इसके अलावा लंबा बायोडाटा है, अगर मैं पढ़ना शुरू करूँगा तो बहुत देर लग जाएगी उनका पूरा परिचय देने में ही। उनको आप पहले भी ताल ठोक के कार्यक्रम में देख चुके हैं। और आरसी गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, उनके लिए आपको इतना बता देना काफ़ी है कि वो टाउन प्लानर है और दिल्ली से जुड़े बहुत सारे ऐसे प्लान्स उन्होंने बनाए जो अप्रूव भी हुए और बहुत सारे ऐसे भी बनाए जो सरकारी लाल फीताशाही की वजह से लटके रह गए, दम तोड़ गए। पूरे हो जाते तो शायद आज ऐसी स्थिति ना होती दिल्ली की। तो स्वागत है आप चारों का। सबसे पहले संबित पात्रा जी, दिल्ली के बारे में एक चुटकुला कहा जाता है कि आप दिल्ली की सड़क पर जा रहे हो, आपकी गाड़ी किसी दूसरे की गाड़ी से छू जाए तो दूसरी गाड़ी से आवाज़ आती है, तेरे बाप की सड़क है क्या? लेकिन जब दिल्ली की सड़कों पे ऐसी आफत आ रही हो, पानी भर रहा हो, गाड़ियां डूब जा रही हो, तब तय करना मुश्किल हो जाता है कि सड़क किसकी है। एमसीडी की है, एनडीएमसी की है, पीडब्ल्यूडी से पूछना है, किससे पूछना है कि भाई इस सड़क से पानी निकालने की जिम्मेदारी किसकी है?
अब तो नया झगड़ा भी हो गया। आप बिल्कुल दिल्ली ठीक सरकार कह का रहे हैं। आपने लगता है करोड़ों एक नया और जुड़ गया ना। अब तो नया झगड़ा भी हो गया कि दिल्ली सरकार की है कि मोदी जी की है। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए रोहित जी, आपने करोड़ों जनता के मन की बात को रखा है। जो आपने कहा कि जब एक्सीडेंट हो जाता है, दिल्ली में खरोंच भी लग जाता है, तो जो आपने कहा शायद वो कई बार हम सब ने भी सुना है। मगर चूंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिशियंस को, हर पार्टी के पॉलिटिशियंस को अब सीखना होगा कि वो पहले ठीकरा अपने सर पे फोड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अगेंस्ट जो काम है उसके लिए ले, और जनता पे कह देना कि जनता इस प्रकार का व्यवहार करती है, मेरे को लगता है मेरे लिए उचित नहीं होगा। और देखिए, एक प्रलोभन हम सबके साथ रहता है। यहाँ कांग्रेस पार्टी मौजूद है, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। अगर हम लोग 3 प्रवक्ता हो जाते तो पहला रहता कि कैसे मैं अपने सर पर से ये बोझ हटाऊं और जल्दी से कांग्रेस के ऊपर और आम आदमी पार्टी पे मर दूं। और मेरे को लगता है कई बार वो प्रवक्ता भी वही कोशिश करते हैं, मगर इससे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जैसा आपने कहा, हम सबको अगर एमसीडी में यहाँ पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की है, पीडब्ल्यूडी में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली जल बोर्ड में आम आदमी पार्टी है, और इतने वर्षों तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार विगत 15 वर्ष उससे पहले भी रही है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबको बैठकर इस पर चिंतन करना होगा कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करें। केवल तू मैं से ये सॉल्व नहीं होने वाला है। तो भाई साहब बैठेंगे कब? जब जनता डूब जाएगी, मर जाएगी डूब के, तब बैठेंगे क्या? या ये भी आपका प्रश्न सही है कि बैठेंगे कब। मैं आपको बड़ा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि बैठने की कोशिश नहीं हुई है। आप अगर देखेंगे रजिस्टर, जो चिट्ठी लिखी गई है आम आदमी पार्टी के पास कि आप आइए बैठिए, डीसिल्टिंग कितना हुआ है, कौन कौन से ऐसे रोड हैं जो आपके अंडर आते हैं, अर्थात पीडब्ल्यूडी के अंडर आते हैं, और जहां पर पानी का जमावड़ा हो रहा है उनको किस प्रकार ठीक किया जाए। टाइम ही नहीं है। पीडब्ल्यूडी के मंत्री तो गोवा में व्यस्त हैं क्योंकि उनको गोवा का चुनाव लड़ाना है। अरविंद केजरीवाल कभी वहां जाके पंजाब जाके सरदार बन जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां चुनाव लड़ना है, कभी गोवा जाके माथे में फूल वूल लगा के खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां चुनाव लड़ना है। तो स्वाभाविक रूप से ये मीटिंग कब करेंगे? थोड़ा बहुत समय मिलता है तो मोदी जी को गाली देना है कि मोदी जी ने बारिश करवा दी, मोदी जी ने बिजली चमका दी। तो ये इसके बाद आप बताइए कब बात करेंगे इन लोगों के साथ? और हारून यूसुफ, एक चीज समझ में नहीं आती, सीएजी की रिपोर्ट है 2015-16 की, जिसके मेन पॉइंट्स बड़े साफ हैं, और हिंदी में अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं तो वो कहते हैं दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम नाकाम हो चुका है, दिल्ली की आधी आबादी जो है वो सीवरेज सिस्टम के दायरे से बाहर है, सरकार के विभागों में तालमेल नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड को तो ये भी नहीं पता कि सीवरेज का डेटा टोटल है कहाँ है, वो कितना सीवरेज सिस्टम काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। अब जब इतनी सारी चीज़ें ऑन पेपर क्लियर हैं, उसके बाद भी कन्फ्यूजन कहाँ है? कन्फ्यूजन इसमें है कि क्या वो वाकई काम करना चाहते हैं। दिल्ली की आबादी जिस तरह बढ़ी है और शहर जिस तरह फैला है, उसी के हिसाब से जो है ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करना था। और जहाँ तक अभी मैं सत्येंद्र जैन जी का बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि 500 पंप लगा रखे हैं, मुझे 5 पंप कहीं चलते हुए नहीं दिखे आज दिल्ली में। मैं सुबह से खुद ट्रैफिक जैम में था। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये सरकार केवल नारे देकर कोई काम करने को तैयार नहीं है। और जो आप कह रहे हैं, हमारे दौर में भी जब होता था, डिसल्टिंग होती थी, उसका बाकायदा रिव्यू किया जाता था, और ये हालत कभी नहीं हुई कांग्रेस की सरकार में। पिछले 3 सालों से जो बहुत सारी ड्रेन्स हैं उनको दोबारा से रेनोवेट करना था, दोबारा से तैयार करना था, कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि केवल और केवल दिल्ली के बाद कौन कौन से राज्यों को फतह किया जाए। ऐसा लगता है चंगेज खां तलवार लेके निकले हैं। उनका मकसद ये नहीं है कि दिल्ली के लोगों का कोई भला हो, दिल्ली के लोगों को जो वादे किए थे और उनकी तकलीफ़ों को दूर करें। उनका मकसद ये है तलवार लेके एक सूबे से दूसरे सूबे में सरकार बनाते चले जाओ। तो ये जो आज दिल्ली की हालत है, ये बड़ी शर्मनाक बात है सर। लेकिन मसला ये है ना कि भाई वो तो ये कह के पल्ला छुड़ा लेते हैं कि एमसीडी में तो आपने हमको चुना नहीं, एमसीडी आपने बीजेपी को दे रखी है, और वो काम करते नहीं। जिम्मेदारी किसकी है? आपने इतने समय दिल्ली पे सरकार चलाई है। देखिए रोहित जी एक सेकंड में आपको कहना चाहूँगा कि जो पीडब्ल्यूडी है, 60% जो रोड हैं दिल्ली के, जो 60 फुट से ऊपर हैं, वो सारे के सारे जो हैं पीडब्ल्यूडी के अधीन हैं।
ये बात कह के खाली पल्ला नहीं झाड़ सकते। कॉरपोरेशन की भी कमियां हैं, गलियां मोहल्ले में भी पानी जमा है, लेकिन जो मेन रोड पे आज जो हालत देखी गई है वो तमाम रोड जो है पीडब्ल्यूडी के पास है। जी, आप कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी भी अपनी जिम्मेदारी अगर ढंग से निभा लेती तो थोड़ा सा शायद स्थिति बेहतर होती। वैसे मेरे पास जो आंकड़ा है गुप्ता साहब, वो कहता है एमसीडी के खाते में 23,931 किलोमीटर सड़कें आती, एनडीएमसी के खाते में 1,290 किलोमीटर, पीडब्ल्यू के खाते में 1,260 किलोमीटर। इसके अलावा नेशनल हाईवे है और अन्य सड़कें हैं। फिर डीएसआईडीसी और आईएनडीएफसी और डीडीए के खाते की भी सड़कें अलग अलग हैं। मेरा सवाल ये है सर कि क्या जब कोई शहर बसता है या उस शहर को जब आगे 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 मास्टर प्लान्स बनाते हैं हम इतने हर बार, उसमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते कि भाई आबादी भी बढ़ेगी, पानी भी हो सकता है कभी कम पड़ेगा तो कभी ज़्यादा पड़ेगा, तो वो कहीं पड़ेगा तो कहाँ जाएगा, उसकी व्यवस्था होगी, कोई डीसिल्टिंग के लिए कोई प्लान होगा, एजेंसियों की कोई जिम्मेदारियाँ होंगी, ये चीज़ें तय नहीं होती क्या? कंप्लीट जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, चाहे एमसीडी के पास हो, किसी के पास भी हो, डीडीए को सेक्शन 6 में बहुत पावर्स हैं, सबको कोऑर्डिनेट करने की पावर है। सेक्शन 6 को पढ़ो, आप डीडीए एक्ट को पढ़ो, एंटायर थिंग, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, सीवर हो, ड्रेनेज, सबको पावर है उसको डीडीए को करने की सेक्शन 6 के अंदर। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, फ्लड्स क्यों आते हैं? हम लोग काम नहीं करते इसलिए आते हैं। जिस दिन फ्लड आ गए कल को सब चुप हो जाएंगे, अर्थक्वेक आ गया अगले दिन चुप हो जाते हैं। जो हमारे काम क्यों नहीं करते? सबसे पहले 1979 में रिवर यमुना का प्लान बनाया था जल बोर्ड ने, इरिगेशन वालों ने, और डीडीए मीन्स मैंने। हम 3 साल काम किया, हम पुणे गए बहुत दफ़े, उनको 60 लाख रुपए दे के आए। कंप्लीट रिपोर्ट आज भी हमारे पास है। यदि रिवर यमुना आपकी सही है, एक तो पानी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, एक आपको पानी 10 टाइम्स मिलेगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन इम्प्लीमेंट किसी ने नहीं किया। ये बड़ा मिसफॉर्चून है दिल्ली का कि लोग काम नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते। नंबर 2, बहुत दफ़े कहा हमने कि आप फ्रेट कम्प्लेक्स बनाओ चारों डायरेक्शंस में, NH1, NH2, NH24, NH10 सब पर बनाओ, जिससे ट्रक्स आए वहीं के में रुक जाए, अंदर आने का सवाल पैदा नहीं होता। अंदर नहीं आएंगे तो झगड़ेबाजी नहीं होगी, आपके सड़कें टूटेंगे नहीं, आपकी ड्रेन्स नहीं टूटेंगी। ऐसे ही एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने काम किया 50 साल से प्लानिंग का। जमुना पार में 3 ड्रेन्स बनाई बड़ी अच्छी खासी, ड्रेन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, साफ पानी की, उसमें सीवर डाल दिया। क्यों डाल दिया? मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, कोई परवाह नहीं करता। सिंपली जिस दिन फ्लड आता है, जिस दिन अर्थक्वेक आता है, उस दिन तो सब हिल जाएंगे, बाकी सब साफ हो जाते हैं। चाहिए डिटेल नहीं होती किसी के पास, मुझे ला कर दिखा दें। जो यमुना की डिटेल किसी के पास हो, भाई डीडीए के पास होनी चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। 2800 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उस टाइम के पीएम वीएम सबसे पास था, डिटेल मेरे पास है। क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? क्यों नहीं फ्रेट कम्प्लेक्स बनाते हम? क्यों नहीं हम ISBTs बनाते जो बनानी थी? दिल्ली के अंदर प्लीज सुनिएगा, बड़ी अच्छे काम की बात है, 347 पुराने पॉन्ड्स हैं, यहाँ पानी भरा रहता था गाँव के साथ साथ, वो लोगों ने सब भर दिए, वहाँ अपनी बिल्डिंग बना ली। क्यों नहीं हम उसके इम्प्लीमेंट करते? ठीक है, somebody has to care for these things, अदरवाइज बात नहीं बनने वाली नहीं है। ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा करनी है, यहाँ तो बेसिक ही पूरा नहीं हो रहा। बेसिक जो जिम्मेदारियां हैं, जिन एजेंसीज की सफाई करवाना, पानी की निकासी की व्यवस्था करवा देना, डीसिल्टिंग करवाना, वही नहीं हो रही है। अमेरिका में भी पानी भरता होगा परवेज आलम साहब, इस बात से कोई इनकार नहीं है। बहुत तस्वीरें हमने भी निकाल के दिखाई हैं, वाशिंगटन में भी भर जाता है, लुसियाना में भी भर जाता है, कैलिफोर्निया में भर जाता है। लेकिन उसके बाद भी सर, एक देश का विदेश मंत्री आपके यहाँ आता है, पहले वो बेचारा अपने तय प्रोग्राम में लेट पहुंचता है कि भाई आपकी सड़क पे पानी भरा हुआ है, और उसके बाद वहां जाके वो ये भी कह देता है कि आप लोग मुझसे पहले कैसे आगे बोट में बैठ के आए हैं क्या? और हमारे पूरे सिस्टम में शर्मिंदगी जैसी कोई चीज ही नहीं दिखती। 1 महीने पहले ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समस्या वहाँ पे भी होती है। और दूसरी बात ये कि मैं, जैसे अमेरिका की बात आपने कही, और इन देशों में ये भी होता है कि जैसे बर्फबारी होती है, बारिशें तो अक्सर होती हैं, ख़ासतौर पे मैं लंदन में ज़्यादा रहा हूँ, तो बारिशों से वो निपटना जानते हैं। लेकिन अचानक जब बर्फबारी हो जाती है, लंदन में स्नोफॉल होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, तो पूरा सिस्टम क्रैश कर जाता है कई बार, और सारे पत्रकार, सब लोग सरकार को बुरा भला कहते हैं और समस्याएं उठाई जाती हैं। ऐसा होता है वहाँ पे भी, तो ऐसा नहीं है कि कोई तीसरी दुनिया के देशों की समस्या है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ ये एक नियमित रूप से होता है। होता यह है कि जैसे ही जुलाई अगस्त आएगा तो इसमें डेंगू की समस्या आएगी, चिकनगुनिया उठाया जाएगा, सारे साल के लिए हम भूल जाएंगे। जब दिसंबर आएगा तो फ्लाइट्स कैंसिल होंगी कि फॉग, फिर कहेंगे फॉग का सिस्टम हमने क्यों नहीं किया, फिर उसके बाद में दूसरी समस्या आती है। तो एक सिलसिला चला पड़ता है जिसमें कि जब कोई समस्या आ जाती है तब हम इन सब चीज़ों
चीज़ों पे बात करते हैं उसके बाद में सारे साल सोते रहते हैं। जॉन कैरी की तरफ मैं आता हूँ, उन्होंने मेरे ख्याल से उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, उन्होंने ये बात कही। लेकिन मज़े की बात यह है कि पहली बार जब वो ट्रैफिक में फंसे उन्होंने ये बात नहीं कही थी, बल्कि उनके साथ में जो पत्रकार चल रहे थे उन्होंने इस समस्या को उठाया था, ट्वीट किया था, दुनिया के सामने आया। और मुझे लगता है जॉन कैरी ने बहुत ही एक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ में, भाई आप लोग कैसे पहले पहुँच गए, क्या बोट में आए थे, मुझे तो मज़ा आया। लेकिन एक रोहित भाई एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जॉन कैरी ने बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया है आईआईटी में, उनके जो हाइलाइट्स हैं उनको ज़रूर कहा जाए। भारत पाकिस्तान के संबंध और ख़ास तौर पर अमेरिका और भारत के संबंधों के हवाले से जॉन कैरी की स्पीच मैं समझता हूँ पिछले 24 घंटे में सबसे महत्वपूर्ण भाषण है, और जिसमें उन्होंने भारत के लिए बड़ी अच्छी बातें कही हैं। सर आप ये समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं सर कि विदेश नीति के हिसाब से, भारत की कूटनीति के हिसाब से वो खबर कितनी इंपॉर्टेंट होती, लेकिन हम उसको छोड़ के आज इस बात पे बहस करने को मजबूर हैं कि हमारे देश की राजधानी पानी में डूबी हुई है, हमारे देश की जो साइबर राजधानी कही जाती है हैदराबाद, वो पानी में डूबी हुई है, बेसमेंट में पानी ऐसे जा रहा है सर जैसे पहाड़ से झरना गिर रहा हो। ये हमारे देश के बड़े शहरों की स्थिति है जिनको हम ए क्लास सिटीज कहते हैं, और उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि हम सुपर पावर बन जाएंगे दुनिया में। हमारे कहने से अमेरिका पाकिस्तान को टेररिस्ट देश घोषित कर देगा और उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। मैं समझता हूँ कि जो देश यहाँ पे आते हैं अमेरिका वगैरह, वो इससे ज़्यादा चीज़ें देखते हैं और शायद वो भी ये समझते हैं कि इतना बड़ा देश है, ये समस्या है। और मुझे लगता है कि शायद ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से वो आपके साथ में जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में वो दोबारा भी सोचेंगे, इसलिए कि ये महान देश है, एक बारिश से रुकता नहीं है, आंधी तूफान आते हैं चलते हैं। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि हम सब लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, संबित पात्रा, देखिए एक वरिष्ठ पत्रकार है शेखर गुप्ता, वो लिख रहे हैं कि दिल्ली इज अ डंप नाउ, डेंगू, चिकनगुनिया, फिल्थ, वर्स्ट ट्रैफिक इन ईयर्स, क्रॉलिंग मेट्रो फेज 3, होस्टेज टू कोल्ड वॉर। देखिए, इससे पहले कि मैं इस पर रिएक्ट करूं, एक पॉलिटिकल रिएक्शन दूं, मैं बड़े ध्यान से सभी बुद्धिजीवियों को सुन रहा था। मैं एक छोटे सा ये वहाँ विषय रखूंगा, आप टाउन प्लानर साहब से भी इस विषय को लेकर पूछिएगा। जहाँ तक मेरी समझ है, आप पूरे विश्व में दिल्ली जैसे शहर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि दिल्ली का जो स्टैटिस्टिकल डाटा है ऑफिशियली 60% अनऑथराइज्ड है, ऑफिशियली अनऑथराइज्ड है, क्योंकि हम मानते हैं कि 60% एरिया जो इनहैबिट किया गया है दिल्ली में वो अनऑथराइज्ड है। अनऑथराइज्ड का मतलब क्या होता है? अनऑथराइज्ड का मतलब है कि वहाँ पे सीवेज अलाउड नहीं है बनाना, वहाँ पे जो निकाय के तरीके हैं वो अलाउड नहीं है, वो सरकारी तरीके से ही बनाए नहीं जा सकते, सरकार बना नहीं सकती है। तो आप जरा सोच के देखिए, 60% दिल्ली अवैध है और उसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये पानी कैसे निकलेगा। और हम सब पॉलिटिकल पार्टीज की यही लड़ाई है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, ये अनऑथराइज्ड को ऑथराइज कैसे किया जाए। रोहित जी, आप मान के चलिए कि जो हमारा वोट की पद्धति, हम जो वोट बैंक पॉलिटिक्स में हमेशा फंसे रहते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। जहां तक शेखर गुप्ता जी का सवाल है, शेखर गुप्ता जी ने डेंगू का नाम लिया, चिकनगुनिया का नाम लिया, पानी का नाम लिया, बाढ़ का नाम लिया, मगर वो अरविंद केजरीवाल का नाम भूल गए। एक सबसे बड़ी विपत्ति जो दिल्ली के ऊपर हाल फिलहाल में आके पड़ गई है वो अरविंद केजरीवाल है। अब देखिए, कांग्रेस के साथ भी हमारा टकराव रहा, वो चलता रहेगा हमेशा। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र, आप भी चुनाव लड़े, बिल्कुल, तो लोकतंत्र में हम क्रिटिसाइज भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, अब वो चुनाव जीत के आ गए तो सर, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना सर, वो तो ये कह रहे हैं ना हर चीज में क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं। उनके तो नीचे भी आप मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप एलजी की शक्ल में, वो कह रहे हैं मैं काम कैसे करूं। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो जानते नहीं थे नीचे कौन होगा ऊपर कौन होगा। एलजी, जहां तक एलजी का संबंध है, एलजी के संबंध को लेकर खुद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, कोई हम लोगों ने यहां बैठ के जजमेंट नहीं बनाया है। तो स्वाभाविक रूप से इसको एक पॉलिटिकल बैटल के रूप में अगर हम देख के, मैं अगर हारून जी के साथ लड़ना शुरू कर दूं तो हो सकता है मैं डिबेट में जीत जाऊं या हारून जी जीत जाए, मगर दिल्ली जीतेगी क्या हम लोगों की लड़ाई से? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर दिल्ली को जीतना है तो सभी को बैठना पड़ेगा और केवल राजनीतिक तू मैं से ये सोल्यूशन नहीं होने वाला है। मैं एक चीज बता दूं, इससे पहले मैं हारून जी से कमेंट लूं, परवेज आलम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जाऊंगा, ये बताते हुए कि हमारे बहुत से दर्शक पूछ रहे हैं भाई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता कहां है। सर एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, बस हमारे सारे दर्शक पूछ रहे हैं भाई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता कहां है, तो हम उनको बता दें कि हमेशा की तरह हमने इस बार भी उनको बुलाया, तो बात है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कि वो इस चर्चा में शामिल हो, छोटी सी बात, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सर बोलिए परवेज साहब, बोलिए।
ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, उनको होना चाहिए, इसलिए कि ये एक फ़र्ज़ होता है सारे राजनीतिक प्रतिनिधियों का कि वो इस तरह की परिचर्चा में आएँ और अपने हिसाब से जो भी अच्छी बुरी बात है वो कहें। मैं संबित पात्रा जी से एक बात यहाँ पे ये भी याद दिलाना चाहूँगा, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत गंभीर समस्या है, मैंने खुद जाके देखा है, लेकिन इस समय मैं बैठा हूँ गुड़गांव में, और गुड़गांव में ना तो आप पार्टी सरकार है ना कांग्रेस है, लेकिन गुड़गांव का भी बहुत बुरा हाल है। ये कहने के लिए मिलेनियम सिटी है, लेकिन सड़कों पे पानी है, ट्रैफिक है, बुरी हालत है, चिकनगुनिया यहाँ पे भी है, और बाकी जो समस्याएं हैं डेंगू वगैरह की वो भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से हैं। आसपास में मैं देखता हूँ, मेरे घर में डोमेस्टिक हेल्प है, उसकी समस्या है, बीमार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको पार्टी की नज़र से अगर देखेंगे तो बड़ी समस्या हो जाती है। हमारे ज़्यादातर बड़े शहरों में ये भारी समस्या है कि हम उसमें जो जन सुविधाएँ हैं उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और केवल तू मैं में उलझ कर रह जाते हैं। हारून यूसुफ साहब, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि भाई एक एजेंसी में आपकी पार्टी हो और सरकार में दूसरी पार्टी हो, या सरकार में आपकी पार्टी और एजेंसी में बीजेपी हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति तो कभी नहीं आई कि दोनों एक दूसरे का गला पकड़ने में लगे रहें और जनता पानी में डूबने को मजबूर हो। देखिए रोहित जी, ये संवेदनशीलता की बात है और के लोगों का दर्द समझे और उस पर राजनीति ना करते हुए क्या बेहतर कदम उठा सकते हैं वो उठाए जाए। दिल्ली में वाजपेयी जी की सरकार थी और हम दिल्ली सरकार में थे, केंद्र की सरकार थी, लेकिन कभी आपने इस तरह की तू मैं नहीं सुनी होगी। अब मैं संबित पात्रा जी की बात पे आता हूँ। संबित जी ने जो अभी बात कही वो उन्होंने काफ़ी हद तक कहा कि 60% आबादी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहती है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे दौर में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर सीवर लाइन भी डलवाई गई, पानी की लाइनें भी डलवाई गई, लेकिन 3 साल से ये जो आज दिल्ली का हाल है, ये सही कहा कि 60% जो है सीवेज नहीं है, 60% अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, लेकिन वो तमाम विकास का काम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का बंद होने की वजह से वो भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ड्रेन्स का ये हाल चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है कि किस तरीके से दिल्ली वालों का भला हो। मैं ये बात से सहमत हूँ कि बगैर राजनीति किए हुए इस शहर के लोगों की समस्याओं को हमको गंभीरता से मिल बैठकर हल करना होगा। सर, लेकिन मिल बैठने की तो स्थिति आई नहीं रही ना। और गुप्ता साहब, जब मिल बैठने की स्थिति थी उस वक्त भी कौन सी ऐसी चीजें हो गई जो भविष्य में फल जाती है आपको? आप तो खुद बता रहे हैं कि आपने बहुत सारे प्लान दिए, वो अटके रहे हमेशा। एक दो बातें हैं। इंडिया सुपर पावर तो बनेगा, नोबडी कैन स्टॉप इट। आई एम वर्किंग ऑन दैट वन। नंबर 2, कल परसों पेपर में आया कि झुग्गी वालों को पानी दे रहे हैं। मैंने कहा दो, लेकिन पहले ट्रंक लाइन तो डाल दो। मानो ट्रंक लाइन चलेगी, वहाँ झुग्गी वाले बैठे, कैसे ट्रंक लाइन जाएंगे? लैंड पुलिंग पॉलिसी बनाई अभी गवर्नमेंट ने कि साहब मन के ठीक है, सही है, लेकिन सबसे पहले अब ट्रंक वाटर, ट्रंक सीवर, ट्रंक ड्रेनेज, सड़कें सबके सब डिमार्केट कर दो। बनेगी, जब बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बातें प्लानिंग पे काम नहीं होता, नहीं लोग परवाह करते उसके प्लानिंग जो पहले करते थे। किसी जमाने में 1965 में इतना बड़ा प्लान बनाया था डीडीए का, लैंड यूज प्लान, एनीबडी कैन सी हिज हाउस। आज तो जोनल प्लान देखो, आप कुछ देख नहीं सकते, आपको दिखाई कुछ नहीं देगा प्लान्स के ऊपर। तो प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए, बिना उसी कभी कोई बात बनने वाली नहीं है, ये पक्की बात है। इतने प्लान्स बने पड़े हैं, आपके रीवा यमुना के बने पड़े हैं, आपके फ्लैट कम्प्लेक्स के बने पड़े हैं, आपके आईएसबीटी के बने पड़े हैं, क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते हम उसको? अनऑथराइज्ड कॉलोनी की बात बिल्कुल सही कही है, सब डिटेल मेरे पास है। 67% आदमी रहते हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, सही है। हमने प्लान सब हमने भी डीडीए ने बनाए थे, आई वाज देयर, तो वो सब प्लान बने हैं, उसके इम्प्लीमेंट तो करो कम से कम जो है। इम्प्लीमेंटेशन में कोई किसी का ध्यान नहीं है, तो भगवान के लिए काम तो शुरू करना पड़ेगा सबको। मुझे भी सर दिक्कत यहाँ आ जाती है कि सब राजनीतिक पार्टियों को पहले तो अपना वोट बैंक दिखता है, जब वो कॉलोनी अनऑथराइज खड़ी हो रही होती है तब सब ये कहते हैं कि चुनाव में हम तुमको रेगुलराइज कर देंगे, और उसके बाद जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो सारी चीज़ें वैसे की वैसे रह जाती हैं। हमारे एक दर्शक हैं डॉक्टर लायरी, वो लिख रहे हैं कि भारत का दुर्भाग्य है, किसी भी पार्टी और राजनीतिक दल को जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं, वो केवल आंकड़ों से एक दूसरे को पछाड़ना चाहते हैं और चुनाव के टाइम भी हाथ जोड़ते हैं। पर दिक्कत ये है कि जो जीत गए वो तो चर्चा में भी आने को तैयार नहीं होते, आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जवाबदेही के समय भाग खड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली की जनता क्या करे, कहाँ जाए, किससे शिकायत करे और किसको जिम्मेदार माने?